साहित्य और दर्शन, इनका रिश्ता बड़ा पुराना और गहरा है। पर क्या कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमें सीधे सीधे कोई फिलोसॉफिकल आइडिया समझा देती हैं, जबकि कुछ दूसरी कहानियां वो खुद ही एक फिलोसॉफिकल खोज बन जाती हैं। आज हम इसी दिलचस्प फर्क को समझने वाले हैं। कभी किसी नॉवेल को पढ़ते हुए ऐसा महसूस हुआ है कि ये सिर्फ किरदारों और घटनाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी, समाज या अस्तित्व के किसी बहुत बड़े सवाल से जूझ रही है? जब ऐसा होता है ना, तो समझ लीजिए हम लिटरेचर के एक बहुत ही खास दायरे में कदम रख रहे हैं। पहली नज़र में ये दोनों शब्द एक जैसे लग सकते हैं, दार्शनिक साहित्य और साहित्यिक दर्शन। पर इनके बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत ज़रूरी फ़र्क है, और आज हम इसी फ़र्क की गहराई में उतरेंगे। तो असली पहेली ये है, एक तरफ वो लिटरेचर है जो किसी बने बनाए दर्शन को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और दूसरी तरफ वो लिटरेचर है जो खुद दर्शन है। मतलब एक हमें कुछ सिखाता है तो दूसरा हमें अपने साथ सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, इस फर्क को समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि फिलोसोफर अपने गहरे विचारों को हम तक पहुंचाते कैसे हैं। उनके पास कुछ खास तरीके होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं। चलिए उनमें से कुछ पर एक नज़र डालते हैं। पहला टूल है थॉट एक्सपेरिमेंट, यानी विचार प्रयोग। ये एक तरह का व्हाट इफ वाला खेल है। फिलोसोफर एक काल्पनिक सिचुएशन बनाते हैं ताकि हम अपनी रोजमर्रा की सोच से बाहर निकलकर किसी मुद्दे पर एक नए एंगल से सोच सकें। जैसे जूडिथ थॉमसन का ये मशहूर विचार प्रयोग। अब यहाँ असली सवाल वायलिन वादक का नहीं है। ये तो हमें ये सोचने पर मजबूर करने के लिए है कि क्या किसी की जान बचाने के लिए भी किसी दूसरे इंसान को अपने शरीर का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये गर्भपात जैसी बहस को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने का एक तरीका है। फिर आता है दार्शनिक संवाद। और हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुनने में लगता है। इसमें फिलॉसफी को एक नाटक की तरह किरदारों की बातचीत के जरिए पेश किया जाता है। प्लेटो के लिए फिलॉसफी कोई किताब में लिखी हुई चीज नहीं थी, बल्कि एक जिंदा बातचीत थी। इसीलिए उन्होंने सुकरात के विचारों को डायलॉग्स की शक्ल में लिखा, ताकि हम सिर्फ उनके नतीजों को ना पढ़ें, बल्कि उस तर्क वितर्क की पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें जिससे वो नतीजे निकलें। और तीसरा तरीका है सूत्र, या जिसे अंग्रेजी में एफोरिज्म कहते हैं। ये होते हैं छोटे छोटे मगर बहुत ही दमदार वाक्य जो अपने अंदर एक बहुत बड़ा आइडिया समेटे होते हैं। ये हमें कोई सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि हमें रुककर सोचने और उनका मतलब खोजने के लिए उकसाते हैं। नीचे की ये लाइन शायद सबसे मशहूर सूत्रों में से एक है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो जिंदगी को देखने का एक पूरा नजरिया है। इसका असली मतलब क्या है, ये हर पढ़ने वाले के लिए अलग हो सकता है। मतलब नीचे यहाँ हमें कोई जवाब नहीं दे रहे, बल्कि हमें अपने लिए जवाब खोजने की चुनौती दे रहे हैं। तो अब हमारे पास ये 3 सुराग हैं: विचार प्रयोग, संवाद और सूत्र। अब देखते हैं कि ये सुराग हमारी असली पहेली, दार्शनिक साहित्य और साहित्यिक दर्शन के फर्क को सुलझाने में हमारी मदद कैसे करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। विचार, प्रयोग और संवाद, ये एक तरह से काम करते हैं। ये एक तैयार आइडिया या तर्क हमारे सामने रखते हैं। लेकिन सूत्र कुछ अलग करते हैं। वो हमें मतलब निकालने और खुद व्याख्या करने के लिए दावत देते हैं। और बस ठीक यही हमारी पहेली का हल छिपा है। विचारों को प्रस्तुत करने और व्याख्या के लिए उकसाने का यही फर्क हमें दार्शनिक साहित्य और साहित्यिक दर्शन को समझने में मदद करेगा। अब सारी कड़ियां जुड़ने वाली हैं। तो ये है वो सबसे बड़ा फर्क। दार्शनिक साहित्य में लेखक एक पहले से तय फिलॉसफिकल आइडिया को समझाने के लिए कहानी का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ साहित्यिक दर्शन में लिखने का जो प्रोसेस है, वही फिलॉसफी करने का प्रोसेस है। लेखक कहानी के साथ साथ उस विचार को खोज रहा होता है। चलिए इसे बेहतर समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर उदाहरण लेते हैं, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म। ये दार्शनिक साहित्य का एक सटीक एग्जाम्पल है। देखिए, ऑरवेल के दिमाग में स्टालिनवादी रूस की आलोचना का एक साफ साफ आइडिया था। उन्होंने उस आइडिया को जानवरों की कहानी के जरिए पेश किया। यहाँ कहानी एक जरिया है, एक पहले से तय तर्क को हम तक पहुँचाने का। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, एल्बर्ट कैमू का उपन्यास द स्ट्रेंजर। ये साहित्यिक दर्शन का एक शानदार उदाहरण है।
कामू यहाँ कोई पका पकाया सिद्धांत नहीं परोस रहे। वो तो खुद लिखने के प्रोसेस के जरिए अब्सर्ड यानी जिंदगी की बेतुकी सच्चाई को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये उपन्यास एक खोज है और इसे पढ़कर हम भी उस फिलॉसफिकल खोज के हमसफर बन जाते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? ये फर्क जानने से आखिर फायदा क्या है? असल में ये हमें एक बेहतर रीडर बनाता है। ये हमें गहरे विचारों वाली किताबों को सही मायनों में समझने की चाबी देता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो अगली बार जब कोई ऐसी किताब हाथ लगे जिसमें बड़े आइडियाज हों, तो बस 2 बातें याद रखनी है। पहली, ये पहचानने की कोशिश करें कि ये किस कैटेगरी में आती है, दार्शनिक साहित्य या साहित्यिक दर्शन, और दूसरी, उसी के हिसाब से उसे पढ़ने का अपना नजरिया बदलें। बस अपने आप से ये सवाल करना है, क्या राइटर एक तैयार तर्क पेश कर रहा है या मुझे एक फिलॉसफिकल सफर पे बुला रहा है? अगर ये एक तर्क है तो उसे एक स्टूडेंट की तरह समझने की कोशिश करें, और अगर ये एक सफर है तो एक खोजकर्ता की तरह उसमें शामिल हो जाएं। राइटर का इरादा समझना ही उस किताब के असली सार को खोलने की चाबी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो पढ़ना सिर्फ शब्दों को समझना नहीं रह जाता, बल्कि राइटर के साथ एक गहरी बातचीत बन जाता है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, क्या आपने कभी कोई ऐसी किताब पढ़ी है जो महज एक कहानी नहीं बल्कि एक पूरी फिलॉसफिकल यात्रा साबित हुई हो? इस पर जरूर सोचिएगा।